Alright, kids, Assalamu alaikum. So, here I am with a recorded video lecture regarding your answer attempt to the first monthly test. आपको आपका लास्ट क्लास में फर्स्ट मंथली टेस्ट कंडक्ट किया गया। तो सर ये फर्स्ट मंथली टेस्ट आपके सामने मौजूद है एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस फर्स्ट मंथली टेस्ट ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों ने कहाँ पे एरर्स किए हैं, क्या एरर्स किए हैं। एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है वो वो क्या पूछ रहा है, मांग क्या रहा है, आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है और फिर आंसर क्या अटैम्प्ट करना है, आंसर क्या प्रोवाइड करना है। सो हियर आई एम अटैम्प्टिंग योर क्वेश्चन नंबर वन। लेट्स स्टार्ट द पेपर। At 1st January 2013, Brahms had opening inventory of 50 teddy bears at a purchase price of $30 each. His transactions for the first 3 months of 2013 were: date, purchases in units, purchase price per unit एंड सेल्स यूनिट्स। तो अब आप देखें, अगर मैं ये पहली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करूं, मैं इस पहली इंफॉर्मेशन को अगर अंडरस्टैंड करूं, तो यहां पे बताया ये जा रहा है कि ब्राहम्स के पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है 1 जनवरी को 50 टेडी बेयर्स, 50 यूनिट्स ऑफ टेडी बेयर्स एट परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस का मतलब सिंपल, इट्स अ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस ऑफ $30 ईच। तो इसका मतलब ये कि सर ब्राह्म्स के पास जो है वो टेडी बेयर्स अवेलेबल हैं, परचेज प्राइस है उनका $30 ईच। ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये बता रहा है कि डेट वाइज, बाकायदा डेट वाइज हमें बता रहा है कि ब्राहम ने कितने टेडी बेयर्स खरीदे हैं, किस प्राइस पे खरीदे हैं और फिर कितने यूनिट सेल किए हैं। अभी हमें ये नहीं बता रहा फिलहाल कि ये यूनिट्स किस प्राइस पे सेल किए हैं। अभी फिलहाल हमें ये नहीं बता रहा कि ये यूनिट्स किस प्राइस पे सेल किए हैं, बस हमें यूनिट्स बता रहा है। तो नोट कीजिएगा, जनवरी 8 को उसने 30 यूनिट सेल किए हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जो 50 टेडी बेयर्स अवेलेबल थे उसमें से 30 यूनिट्स उसने सेल कर दिए जनवरी 8 को। फिर जनवरी 10 को उसने 100 यूनिट्स खरीदे $30 पे। उसके बाद उसने 80 यूनिट्स और बेच दिए। फिर 21 जनवरी 21 को उसने 120 यूनिट्स और खरीदे $30.50 परचेस कॉस्ट पे। फिर जनवरी 28 को उसने 90 यूनिट्स और सेल कर दिए। इसी तरीके से फैब वन को उसने 50 यूनिट सेल कर दिए। फैब 14 को वैलेंटाइंस डे पे 150 टेडी बेयर्स खरीदे हैं उसने $31 परचेज प्राइस पे। उसके बाद February 23 को उसने 100 यूनिट सेल कर दिए, ठीक है ना, टेडी बेयर्स के 100 यूनिट सेल कर दिए। मार्च 1 को उसने फिर 30 यूनिट सेल कर दिए। मार्च 4 को उसने 120 टेडी बेयर्स खरीदे हैं एट 31.50। मार्च 19 को उसने 120 टेडी बेयर्स सेल कर दिए। मार्च 23 को 23 मार्च को पाकिस्तान डे पे फिर टेडी बेयर्स खरीद रहा है, 100 टेडी बेयर्स खरीद रहा है एट $32। एंड March 27 द 120 टेडी बेयर्स आर बीइंग सोल्ड। कह रहे हैं नो अदर ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग दीज मंथ्स, ईच टेडी बेयर वॉज सोल्ड फॉर $50। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, कह रहे इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन ब्राह्म की नहीं हुई है और हर एक टेडी बेयर जो सेल किया गया है, आप चाहिए 30 बेचे, 80 बेचे, 90 बेचे, 50 बेचे, सर हर एक टेडी बेयर $50 पे सेल किया गया है। ये बता रहा है एग्जामिनर, हर एक टेडी बेयर $50 पे सेल किया गया है। आगे आपसे कह रहा है रिक्वायर्ड पार्ट ए। लेट्स सी एग्जामिनर पहले पार्ट में क्या मांग रहे हैं, तो जो हमसे मांग रहे हैं हम फिर उसी हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एट 31st March 2013 using the following methods of valuation: A1 FIFO and A2 F को। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को फोकस कीजिएगा।
आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि ब्राह्म की 3 महीने की एंटायर ट्रांजैक्शंस आपको बता दी हैं, परचेज की और सेल्स की। इसका मतलब टेडी बेयर्स कमिंग इनटू द बिजनेस एंड टेडी बेयर्स लीविंग गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सब कुछ आपको बता दिया है। अब कह रहे हैं जरा ब्राह्म की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दें 31 मार्च 2013 की बाय यूजिंग फीफो मेथड। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज रिकैप करा दूं, रिकॉल करा दूं, रिमेंबर करा दूं कि सर हमने ये पढ़ा है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, फीफो, लीफो, एफको। लीफो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और फीफो और एफको टेस्ट होते हैं। तो 2 मेथड्स हैं और 2 सिस्टम्स हैं। 2 मेथड्स हैं, 2 सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स हैं पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक में क्या होता है कि हम टाइम पीरियड के स्टार्ट में और टाइम पीरियड के एंड पे इन्वेंट्री को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। बीच में जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो हम नहीं करते, ड्यूरिंग बिटवीन द टाइम पीरियड। अब बिटवीन द टाइम पीरियड जितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं हमारे लिए मीनिंगलेस है। हम कहते हैं हम स्टार्ट में इन्वेंट्री निकालेंगे और एंड में इन्वेंट्री निकालेंगे। ये पीरियोडिक होता है। इसके कंट्रास्ट परपेचुअल में हम हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री काउंट करते हैं, वो परपेचुअल होता है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फीफो पीरियोडिक भी हो सकता है, फीफो परपेचुअल भी हो सकता है। हमने ये आरबी के क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है। इसी तरीके से एफ को पीरियोडिक भी हो सकता है और एफ को परपेचुअल भी हो सकता है। हमने ये भी आरबी के क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था। हमने फीफो पीरियोडिक, फीफो परपेचुअल, एफ को पीरियोडिक, एफ को परपेचुअल सब अटेम्प्ट किया था। अब आप मुझे जरा ये देख के बताएं कि सर क्या यहां पर हमें एग्जामिनर ने कुछ बाउंड किया है कि ये मेथड के साथ ये सिस्टम यूज करो? क्या एग्जामिनर ने कहीं हमें ये इंडिकेट किया है, ये नोटिफाई किया है, ये बाउंड किया है कि यू शुड यूज पीरियोडिक और यू शुड यूज परपेचुअल? नहीं सर, एग्जामिनर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर ओपन एंडेड आंसर हो और एग्जामिनर आपको सिस्टम बाउंड नहीं कर रहा, तो सर पीरियोडिक विल बी द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे, पीरियोडिक विल बी द शॉर्टर वे। परपेचुअल बहुत लॉन्ग टर्म होता है, बहुत टाइम लेता है। अब एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया, आई विल बी गोइंग विद द पीरियोडिक सिस्टम, मैं पीरियोडिक पे जाऊंगा। तो पीरियोडिक का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि साल के शुरू में इन्वेंट्री क्या थी, साल के दौरान मतलब टाइम पीरियड के स्टार्ट में क्या था, टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, और टाइम पीरियड के एंड में अब कितनी इन्वेंट्री रह गई है। तो अब आप जरा गौर से देखिएगा, ओवर हेयर मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, प्लीज फोकस कीजिएगा। मुझसे कह रहे फीफो के थ्रू इन्वेंट्री निकाल के दे दो, सिस्टम मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मैं पीरियोडिक फीफो करने जा रहा हूं। पीरियोडिक फीफो में मैं ये देखूंगा कि ओपनिंग में, स्टार्ट में सर कितने यूनिट्स मौजूद थे। ओपनिंग में 50 टेडी बेयर्स मौजूद थे, ये देखिएगा, ओपनिंग में 50 टेडी बेयर्स अवेलेबल थे। इसके बाद इनफ्लो ऑफ टेडी बेयर्स, जाहिर सी बात है इनफ्लो का मतलब परचेजेस, इनफ्लो ऑफ टेडी बेयर्स का मतलब है परचेजेस किए हैं तभी टेडी बेयर्स आए हैं ब्राह्म के पास। तो नोट कीजिएगा, यहां से मिलेंगे हमें इनफ्लो, ये उसकी परचेजेस हैं। 5 परचेजेस किए हैं ब्राह्म ने, 5 दफा, इन 3 महीनों में 5 दफा उसने टेडी बेयर्स खरीदे हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, 100, 120, 150, 120 एंड 100, इसका मतलब ब्राह्म ने जो यूनिट्स खरीदे हैं, इनफ्लो हुआ है सर, वो हुआ है 590 यूनिट्स का। नोट कीजिएगा, 590 यूनिट्स का इनफ्लो हुआ है, राइट। इसका मतलब यह कि ब्राह्म के पास 640 यूनिट्स टेडी बियर के अवेलेबल हो गए। लेकिन ब्राह्म ने इन 3 महीनों में जहां इनफ्लो किया है टेडी बेयर्स का, वहां टेडी बेयर्स बेचे भी हैं, सेल भी किए हैं। तो सर कितने यूनिट सेल किए हैं, जरा इसको टोटल कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहां पर इसकी ऐसे वर्किंग करता हूं कि सर ये ब्राह्म ने 590 यूनिट्स खरीदे हैं। अभी परचेज प्राइस पे मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं सेलिंग पे जा रहा हूं। कितने यूनिट्स बेचे, 30 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 120, सर 620 यूनिट्स
ब्राहम ने बेचे हैं 620 टेडी बियर्स। 640 अवेलेबल थे, 620 बेच दिए। तो अब आप मुझे बताएं, हाउ मच इज ब्राहम लेफ्ट विद? सर ब्राहम के पास अब 20 टेडी बियर्स अवेलेबल है। सी, 20 टेडी बेयर्स अवेलेबल हैं ब्राम के पास। मार्च 31 को 20 टेडी बेयर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि ब्राहम ने सबसे पहले जो पहले यूनिट्स अवेलेबल थे टेडी बियर के वो बेचे होंगे, उसके बाद जो पहले आए हैं फिर वो बेचे होंगे, उसके बाद जो पहले आए हैं फिर वो बेचे होंगे। तो इसका मतलब जो 20 टेडी बियर्स ब्राहम के पास बच गए हैं, द 20 टेडी बियर्स ब्राहम इज लेफ्ट विद, दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट स्टॉक। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टॉक। लास्ट स्टॉक आया है 23 मार्च को। 100 टेडी बियर्स आए थे $32 पे। इसमें से 20 बच गए हैं, इसमें से 20 बच गए हैं। तो दैट मीन्स 20 एट $32। ब्राहम की क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग फीफो मेथड इज $640। ब्राहम की क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय यूजिंग फीफो मेथड इज $640। ये सिंपल है। अगर आप इसका परपेचुअल करने जाते तो सर आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद पहले आप 50 पे वर्किंग करते, फिर 30 की करते, फिर 100 की करते, फिर 80 की करते, फिर 120 की करते, फिर 90 की करते। नॉट नीडेड है ओवर हेयर, नॉट नीडेड ओवर हेयर। 3 नंबर हैं, जस्टिफाइड भी नहीं होता इतना बड़ा एफर्ट। तो डन एंड डस्टेड। फीफो पीरियोडिक से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के बता दी। अब हम चलते हैं जरा एफको पे। तो एफको एवरेज कॉस्ट की बात करता है। आप सबको पता है कि एफको का एक अदद फॉर्मूला है, नोट कीजिएगा। सर एफको का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सर अब पहले हमें टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पे काम करना पड़ेगा, फिर हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे काम करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तो मैंने निकाल दिए। 50 ब्राहम के पास पहले से पड़े हुए थे, 50 यूनिट्स ब्राहम के पास पहले से पड़े हुए थे। 590 यूनिट्स उसने और खरीदे। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने डिनोमिनेटर की वर्किंग यहां पे एक दफा दोबारा कर देता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि ये वर्किंग मैं ऊपर वाले पार्ट में कर चुका हूं कि 50 उसके पास 1 जनवरी को अवेलेबल थे और 590 यूनिट्स उसने ड्यूरिंग द 3 मंथ्स 5 दफा ऑर्डर करके खरीदे। लेकिन फिर भी आपके सामने नोट कीजिएगा, सर 50 पहले से मौजूद थे। 50 यूनिट्स ऑफ टेडी बेयर्स वर अवेलेबल एट द स्टार्ट। 50 टेडी बेयर्स वर अवेलेबल एट द स्टार्ट, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है। उसके बाद ब्राहम ने 100, 120, 150, तो नोट कीजिएगा 100, 100 खरीदे, 120 खरीदे, 150 खरीदे। उसके बाद ब्राहम ने फिर 120 और 100 यूनिट्स और खरीदे। 120 एंड 100 यूनिट्स और खरीदे। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये हो गए ब्राहम के पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसकी वैल्यू जो नंबर है 640। सर 640 टेडी बेयर्स वर अवेलेबल फॉर ब्राहम। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालनी है। इन 640 की क्या वैल्यू है, तभी तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, तभी तो एवरेज कॉस्ट निकाल सकेंगे। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, नोट कीजिएगा। ब्राहम के पास जो 50 टेडी बेयर्स अवेलेबल थे वो $30 पर अवेलेबल थे, राइट। 50 टेडी बेयर्स जो अवेलेबल थे वो $30 पर अवेलेबल थे। इसका मतलब 50 इंटू 30, ये हो गए 1500। मैं यहां पर ओपनिंग 1 करके लिख देता हूं, 50 टेडी बेयर्स एट 30, तो वैल्यूएशन आ गई $1500, राइट। 1500 के बाद ब्राहम ने 120 और टेडी बियर्स खरीदे $30.5 के हिसाब से। अब ये बन गई वैल्यू 3660। उसके बाद ब्राहम ने खरीदे 150 टेडी बियर्स एट 31। तो सर
वैल्यू बन गई 4650। उसके बाद 120 और खरीदे 31.5 पे, सर वैल्यू बन गई 3780। और फिर 100 खरीदे $32 पे, वैल्यू बन गई $3200। तो अब आप देखो 5 दफा अब्राहम ने यूनिट्स खरीदे हैं, 5 दफा। मिस कर गया मैं, कुछ मिस कर गया, हाँ ये रहा, देखा कैसा क्रॉस चेक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। 100 into 30 में मिस कर गया, दैट इज 3000, दैट इज 3000। तो ब्राह्म ने 1 2 3 4 5, 5 दफा यूनिट्स खरीदे हैं, और एक उसकी क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल थी। और ये 6 वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो 1500 प्लस 3000, नोट कीजिएगा, मैं यहां पर वैल्यूज लिख देता हूं। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो ये 50 टेडी बियर्स हैं, सर ये $1500 के। उसके बाद वाले जो 100 टेडी बियर्स हैं, सर ये $3000 के। उसके बाद के जो 120 टेडी बियर्स हैं, सर वो है $3660 के। ठीक हो गया। उसके बाद ये दे देखें 3660। उसके बाद जो 150 है हमारे पास, सर वो है $4650 के। और जो 120 टेडी बियर्स हैं वो है $3780 के। तो मैं यहां पर इनकी वैल्यूज लिख देता हूं। 150 टेडी बियर जो इन्होंने खरीदे, वो खरीदे $4650 के। फिर जो 120 टेडी बियर्स खरीदे, वो खरीदे $3780 के। और जो आखिरी 100 टेडी बियर्स खरीदे, वो खरीदे $3200 के। अब आपके पास इन 6 ऑर्डर्स की 5 परचेज और एक ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स डिनोमिनेटर में आ गए, और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री न्यूमरेटर में आ गई। तो अब अगर मैं इसको टोटल करूं, तो दैट गिव्स मी 16,590। तो $16,590 फॉर 640 टेडी बियर्स। तो एक टेडी बियर की जो हमारे पास वैल्यू आ गई, वेट, 16,590 डिवाइडेड बाय 640। एक मिनट में क्रॉस चेक करूं, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एक दफा वैल्यूज को। 50 into 30, 1500, राइट, 1500 डन। उसके बाद 100 into 30, 3000, 3000 डन। उसके बाद 120 into 30.5, 3660, 3660 डन। उसके बाद 150 into 31, 4650 डन, 4650 डन। उसके बाद 120 into 31.5, 120 into 31.5, 3780 डन। एंड 100 into 32, 3200, दैट इज डन। तो मैं इसको टोटल करता हूं, 1500 प्लस 3000 प्लस 3660 प्लस 4650 प्लस 3780 प्लस 3200। सर ओके, there's the calculation error, ये आ गया कैलकुलेशन एरर। 19,790 टोटल वैल्यू ऑफ टेडी बियर्स आ गए, डिवाइडेड बाय 640 टेडी बियर्स। सो द वैल्यू इज 30.92। 2 डेसिमल प्लेस तक रख सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेजिट है ये 30.92। इसको 31 करना फीजिबल नहीं है, 30.9 एक्सेप्टेबल है, 30.92 मोर वैल्यूएबल, मोर जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है आगे, दिस इज डन, फीफो और एफको की ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाल के दे दी। आगे हमसे कह रहा है यूजिंग ईच मेथड ऑफ वैल्यूएशन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2013। तो कह रहा है दोनों मेथड्स जो हैं फीफो और एफको, जिनके थ्रू हमने अभी ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज निकाली, कह रहा है आप जरा ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल के दो।
तो अब आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको चाहिए सबसे पहले सेल्स, सेल्स के बाद आपको चाहिए लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। ये तो अब हम इतना अटैम्प्ट कर चुके हैं कि हमें इसका फॉर्मेट बिल्कुल समझ आ गया। इस सवाल में क्योंकि कोई परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ट्स कुछ है नहीं ऐसा, सीधी सीधी वर्किंग है, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आप देखें, सेल्स की बात करते हैं, गौर से देखिएगा कितनी आसान सेल्स हैं, कितनी आसान सेल्स हैं, इतनी इजी सेल्स है। मैं यहां ब्रैकेट में इसकी वर्किंग कर लेता हूं, मैं यहां ब्रैकेट में इसकी वर्किंग कर लेता हूं। 640 यूनिट्स में से 620 बेचे हैं ब्राह्म ने, 640 में से 620 बेचे हैं, और ये मैंने यहां से वर्किंग की थी यूनिट सोल्ड से। तो 620 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड एंड ईच टेडी बेयर वाज सोल्ड फॉर $50। हर एक टेडी बेयर सर $50 का बेचा है। तो आप जरा नोट कीजिएगा, हर एक टेडी बेयर $50 का बेचा है, 620 एट $50। सो 620 एट $50, सर 31,000 की सेल्स आ गई। 31,000 ब्राहम के 620 टेडी बेयर सेल हुए हैं $31,000 के। ओपनिंग इन्वेंट्री ब्राहम ने हमें बता दिया था कि 50 टेडी बेयर्स एट $30, 50 टेडी बेयर्स एट $30, ओपनिंग अवेलेबल है 1500, $1,500 की ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, $1,500 की ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। नोट कीजिएगा, $1,500 की ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। ब्राह्म ये बात बता चुका है। अब आप फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ब्राह्म ने 5 दफा परचेसिंग की है, 3,000, 3,660, 4,650, 3,780 एंड 3,200। सर ये 5 दफा इन 3 महीनों में ब्राह्म ने परचेजेस किए हैं, ये इसकी टोटल परचेजेस हैं। अब आप चाहो तो इन पांचों को ऐड अप कर लो, एक तरीका ये है, या पीछे हमने अगले पेज पे एफको के लिए हमने टोटल वैल्यू निकाली थी, तो इसमें से अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री 1,500 माइनस कर दूं तो भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। 19,790 में से मैं 1,500 माइनस कर दूं तो मुझे परचेजेस की वैल्यू मिल जाएगी। ये बाकी यहां से लेकर यहां तक परचेजेस हैं, और ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये रही परचेजेस। लेकिन मैं आपके सामने एक दफा इसकी वर्किंग फिर कर देता हूं। सर 3,000 प्लस 3,660 प्लस 4,650 प्लस 3,780 प्लस 3,200, 18,290। तो सर ये परचेजेस आ गई 18,290। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फीफो के थ्रू जो निकाली थी, ये रही सर क्लोजिंग इन्वेंट्री फीफो के थ्रू। ब्राहम इज लेफ्ट विद $640 ऑफ इन्वेंट्री, $640 ऑफ इन्वेंट्री। तो नोट कीजिएगा, 1,500 प्लस 18,290 माइनस 640, तो ब्राहम की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 19,150 माइनस 31,000, तो सर 11,850 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 11,850 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप नोट करें, वो एफको के थ्रू मांग रहे हैं हमसे, कह रहा है एफको के थ्रू जरा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो एफको के थ्रू आपने निकाली है उसके थ्रू जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो। क्या निकाल के दो? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो। तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं, गौर से देख लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। सर फीफो हो या एफको हो, ब्राहम की सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ब्राहम की सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस बात को, फीफो हो या एफको हो, ब्राहम की सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने 620 टेडी बियर बेचे हैं, $50 के हिसाब से बेचे हैं, सेल्स उसकी 31,000 ही है। फीफो हो या एफको हो, ओपनिंग में उसके पास 1,500 के ही टेडी बियर अवेलेबल थे,
फीफो हो या एफको हो, उसने $18,290 की ही परचेजिंग की है, लेकिन उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिफरेंस है। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू का फर्क है, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू का फर्क है, तो सर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे विच इज, अच्छा हमने एक एक इधर एक चीज मिस कर गए, आई एम सॉरी, एक चीज इधर मिस कर गए। 30.92 तो एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट आई थी, इसको 20 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। 20 टेडी बेयर्स, रिमेंबर 20 टेडी बेयर्स बच गए थे उसके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20 टेडी बेयर्स की थी। तो 30.92 इंटू 20, दैट इज 618.4। तो आप इसको 618 कंसिडर कर लो, कोई हर्ज नहीं है। 618 कंसिडर कर लो इसको, कोई हर्ज नहीं है। तो अब 618, यह आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री 618। तो अब आप देखो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 1500 प्लस 18,290 माइनस 618, सर 19,172 माइनस 31,000, सर 11,828। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बाय यूजिंग एफ को, बाय यूजिंग एफ को। तो अब आपको मैं एक चीज इधर बता दूं, ये जो इसके 2 मार्क्स नजर आ रहे हैं, बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इसके एग्जामिनर ने इस पार्ट के 2 नंबर दिए हुए हैं। तो सर 2 नंबर किस चीज के हैं ये भी आपको मैं बता दूं। सर इसका वन ऑफ है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, जो आपने ऊपर निकाली है। अब वो आपने लेट सपोज 618 की जगह 818 निकाली हो, वो 818 आप इधर लिख दें, आपको ओन फिगर का नंबर मिल जाएगा वन ऑफ। मार्क्स वहां कटेंगे, यहां नहीं कटेंगे, यहां पर आपको वो मार्क्स मिलेंगे, उसके मार्क्स मिल जाएंगे जो आपने एफ को की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली है और वो आप यहां पे यूज कर रहे हो। और इसी तरीके से इसका वन ऑफ का नंबर मिल जाएगा। दोनों नंबर इसमें ऑफ के हैं, ओन फिगर के हैं। तो आपको अगर आपने कोई एरर किया है ऊपर वाले पार्ट में, एफ को की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते वक्त एरर हो गया, वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो गए, वो वैल्यू लेकर आप इधर आ जाते हो, बाकी सेल्स बाकी सारी वर्किंग सही करते हो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सेल्स का एक नंबर है, ओपनिंग इन्वेंट्री का एक नंबर है, परचेजेस का एक नंबर है, इसका वन ऑफ है और इसका भी वन ऑफ है। तो यहां पे भी सर आपके पास 2 मार्क्स तो ऑफ के मौजूद हैं। यहां पे भी पार्ट ए बी वन में भी फीफो की ग्रॉस प्रॉफिट में भी 2 नंबर्स तो आपके पास ओन फिगर के मौजूद हैं। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ। आगे चलते हैं, हमसे कह रहा है सी स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कह रहा है फीफो और एफको के थ्रू एडवांटेज, एक एडवांटेज बता दो और एक डिसएडवांटेज बता दो दोनों मेथड्स का। तो सर फीफो के एडवांटेजेस में हमने पढ़ा है एडवांटेज में कि इट इज इजी टू मैनेज, मैनेज करना रिलेटिवली आसान होता है ऑपरेशंस के हिसाब से भी, अकाउंटिंग वाइज भी। और इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये है, एक और बड़ा एडवांटेज, इट इज एक्सेप्टेड बाय IAS 2। कि सर ये IAS 2 एक्सेप्ट करता है फीफो मेथड को, तो ये भी बड़ा एडवांटेज है। ठीक हो गया। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक सुन लीजिएगा। ड्रॉबैक इसका इसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फीफो मेथड। फीफो मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है, लेटेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स would not be offered to the customers। अब दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। मैं आपको इसी सवाल की एग्जाम्पल देता हूं कि सर लेट सपोज, फॉर एग्जाम्पल ये February 14 को ब्राह्म ने टेडी बेयर्स खरीदे हैं, तो February 14 को वैलेंटाइंस डे टेडी बेयर्स खरीदे गए हैं। नाउ दीज कुड बी वैलेंटाइन स्पेशल, दीज कुड बी वैलेंटाइन स्पेशल। ये February 14 को अगर खरीदे हैं वैलेंटाइन स्पेशल, अंडरस्टैंड कीजिएगा,
तो सर फिर कस्टमर को यही अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन फीफो मेथड ये अवेलेबल नहीं कराएगा। क्योंकि फीफो मेथड तो कहता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो पहले के जो यूनिट पड़े होंगे पहले वो बिकेंगे, बाद में ये डिस्प्ले पर आएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर ये बाद में डिस्प्ले पर आए तो फिर तो वैलेंटाइन डे तो जा चुका है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरीके से मार्च 23 को टेडी बेयर्स आए पाकिस्तान कॉस्ट्यूम वाले, पाकिस्तान डे पाकिस्तान फ्लैग लेकर। अब कस्टमर मांग रहा है पाकिस्तान फ्लैग वाले टेडी बेयर्स, और ब्राम बोल रहे हैं नहीं जो पहले आया वो पहले जाएगा। दिस इज अ ड्रॉबैक, अ वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर यूजिंग फीफो मैथड। सर लेटेस्ट प्रोडक्ट लेटेस्ट मॉडल्स वुड नॉट बी ऑफर टू द कस्टमर्स। ये एक बड़ा कंसर्न है फीफो का। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। बाकी आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसके एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स वो वैलिड हैं। आगे चलते हैं, एफको की बात करते हैं। तो फीफो पे तो बहुत बात हुई है, एफको की बात करते हैं। एफको के एडवांटेजेस में, एफको के एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट एलिमिनेट्स, इसके साथ में एक और वर्ड भी यूज कर रहा हूं, रिड्यूस। इट एलिमिनेट्स और रिड्यूस द डिफरेंस इन कॉस्ट्स। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें ये बात पता है कि सर हम ये बात पढ़ते आते हैं और पढ़ रहे हैं मुस्तकिल, और ये बात आप बिजनेस में भी पढ़ते हो कि सर मार्केट इज वॉलेटाइल, मार्केट टुडेज मार्केट आर डायनेमिक, दैट मीन्स दे आर रैपिड चेंजिंग। तो सर जब मार्केट रैपिड चेंजिंग होगी तो प्राइजेस भी तो चेंज होंगी, तो इसका मतलब कॉस्ट में फर्क आएगा। अब आप इसी को अंडरस्टैंड कर लो ना, इसी को देख लो। ब्राहम के पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल थी वो $30 पर अवेलेबल थी, और 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर $2 से राइज हो गई प्राइस। 3 महीने के अंदर अंदर $2 से प्राइस राइज हो गई। तो सर अगर आप परसेंटेज देखें तो 10% से तो नीचे ही है। 2 डिवाइड बाय 30, सर 6.66% का इंक्रीमेंट चेंज आ गया प्राइस में 3 महीने के अंदर। एफ को क्या करता है, सबको न्यूट्रल कर देता है, डिफरेंस को एलिमिनेट कर देता है। अब आप देखो एफ को ने निकाल के दे दिया 30.92, ना 30 ना 32, ना 30 ना 32, बीच में एवरेज कॉस्ट निकाल के दे दी ना, तो फ्लक्चुएशन ही खत्म हो गया। अब मैटर ही नहीं करता कि आपने 30 पे खरीदा है या 32 पे खरीदा है, एवरेज कॉस्ट ये है। ये एक बड़ा बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर आप अपने कॉस्ट के डिफरेंसेस को रिड्यूस कर सको। एवरेज कॉस्ट प्रोवाइड दिस अ ह्यूज बेनिफिट। अब मुझे पता है कि यार मेरे पास सारे टेडी बेयर 30.92 एवरेज पे मौजूद है, बस खत्म हो गई बात। अब प्राइस ऊपर हो नीचे हो, यार एवरेज कॉस्ट 30.92 है, दिस इज अ ह्यूज प्लस फॉर द बिजनेस। अब फीफो में क्या होता है कि ये कितने पर आया था, अच्छा इसके बाद वाला माल कितने पर आया था, अच्छा उसके बाद वाला माल कितने पर आया था, दैट्स अ कंसर्न। आपको आपको अप टू डेट हर वक्त रहना पड़ेगा अपने स्टॉक के बारे में। एवरेज कॉस्ट, लमसम सारे टेडी बेयर्स को एक जगह जमा करो, टोटल टेडी बेयर्स के नंबर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, और डन हो गया फिर, सिंगल टेडी बेयर की कॉस्ट निकल आई। नुकसान ये है, द एवरेज कॉस्ट में वेल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल परचेज कॉस्ट। ये ड्रॉबैक है। आप देखो फीफो में जब हमने इन्वेंट्री वैल्यू की, सो वी यूज 32, नाउ दिस इज एन एक्चुअल कॉस्ट, 32 दैट्स एन एक्चुअल कॉस्ट। एफ को लेकर आ गया 30.92, 30.92, आप चेक कर लो कहाँ है 30.92 एक्चुअल में। 30 है, 30.5 है, 31 है, 31.5 है, 32 है, 30.92 कहीं भी नहीं है, 30.92 कहीं भी नहीं है। ये कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है एफको का, कि एफको आपको जो कॉस्ट देता है वो एक्चुअल परचेज कॉस्ट से बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो आपके पास ये कंसर्न है कि यार एक्चुअल तो पे कुछ और किया था, जबकि ये तो कुछ और कॉस्ट आ रही है।
एक और प्रॉब्लम ये आता है एफको का, एक और प्रॉब्लम ये आता है, आपको अभी बता देता हूं। द एवरेज कॉस्ट में वेल बी अवे फ्रॉम द लेटेस्ट परचेज कॉस्ट। सिर्फ एक्चुअल परचेज कॉस्ट से दूर थोड़ी है, लेटेस्ट परचेज कॉस्ट से भी दूर है। आपको पता है फीफो में कि भाई जो अब इन्वेंट्री आखिरी आई थी वो $32 पर आई थी, वो $32 पर आई थी। और ट्रेंड ये है कि इंक्रीजिंग है, ट्रेंड इंक्रीजिंग है। तो अब आपको पता है अगला ऑर्डर 32 से ऊपर की ही प्राइस पर आएगा। फीफो आपको बहुत हद तक मार्केट के करीब रखा हुआ होता है, लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे रखा हुआ होता है। लेकिन एफको जो है ना, एफको 30.92, 30.92, आखिरी ऑर्डर तो 32 पे खरीदा है हमने। तो सर अब अगला ऑर्डर, अब हम इसको यूज करें उसको यूज करें, ये बड़ा कंसर्न है। एफको लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स के करीब नहीं रखता आपको। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस, इसका सवाल मैंने आप लोगों को दिया था, और इसकी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ भी बनानी है, आपके सामने अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। जल्दी से इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा, देखूंगा इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, और फिर एडजस्टमेंट देखेंगे, और फिर आईएस और एसओएफ भी अटेम्प्ट करेंगे। सो वी हैव प्रीमिसेस एट कॉस्ट, motor vehicles at cost, fixture and fittings at cost. That means three non-current assets. That means we have three non-current assets over here. ये तीन non-current assets है हमारे पास, ठीक हो गया। ये तीन non-current assets है हमारे पास। उसके बाद रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न। फिर कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, रेंट पेएबल, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल इनकम है हमारी, हमें ये पता है कि सर ये इनकम है हमारी, हमें मिल चुकी है, ये रेंट मिल चुका है। नाम लिखा हुआ है रिसीवेबल, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, दैट मींस इट हैज बीन रिसीव्ड। इसी तरीके से रेंट पेएबल एक्सपेंस है हमारा, ठीक हो गया। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स है हमारे पास। फिर ये बैंक लोन आ गया विच इज रीपेबल इन 2020, दैट मींस इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट पेड, दैट इज एन एक्सपेंस। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास कमीशन इनकम, एक और इनकम आ गई हमारे पास। हीट लाइट एंड पावर एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस। बैंक ओवर हेयर इज शोइंग ऑन द डेबिट साइड, एग्जामिनर खुद बता रहा है कि बैंक जो है वो डेबिट पर है, दैट मींस करंट एसेट। ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आप देखें नो 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 प्रॉब्लम विद द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो प्रॉब्लमैटिक हो या हमने ना पढ़ी हो, पहले हमें ना पता हो। ट्रायल बैलेंस बहुत सिंपल से है हमारे पास, नोटिफाई हो गया, मेरे जहन में बैठ गया कि तीन नॉन करंट एसेट है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, दो अदर इनकम है हमारी, दैट इज इट। इसके अलावा कोई सच अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कह रहा है 19,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 19,500। फिर कह रहा है शोबी हैड टेकन 4,700 गुड्स फॉर हिज ओन यूज, नो एंट्रीज हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब आप देखो, कह रहा है शोभी ने साल के दौरान 4,700 रुपए के गुड्स निकाले, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई हुई। सर इसकी कोई एंट्री नहीं हुई हुई, तो इसकी एंट्री के लिए ड्राइंग्स में ऐड करेंगे और परचेजेस में से माइनस करेंगे। ड्राइंग्स में ऐड करेंगे, परचेजेस से माइनस करेंगे, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स के नाम से। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, शोबी ब्रॉट हिज पर्सनल मोटर व्हीकल इनटू द बिजनेस एट अ वैल्यूएशन ऑफ $10,000, दिस हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। अब आप देखो, कह रहा है साल के दौरान शोबी अपनी एक पर्सनल मोटर व्हीकल बिजनेस में लेकर आ गया। शोबी अपनी एक पर्सनल मोटर व्हीकल, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मोटर व्हीकल है शोबी की,
भैया ये मोटर व्हीकल है शोभी की, अपनी पर्सनल है उसकी, बिजनेस में लेकर आ गया, बिजनेस को दे रहा है अपनी पर्सनल मोटर व्हीकल, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। इसका मतलब शोभी की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, शोभी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है ना, एज इन कैपिटल लेकर आ रहा है मोटर व्हीकल एज अ कैपिटल, बिकॉज दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। या तो वो बिजनेस के पैसों से मोटर व्हीकल खरीदता, उसने बोला नहीं यार मेरे पास मोटर व्हीकल मौजूद है, मेरा ही बिजनेस है मैं लेकर आ जाता हूँ, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई भी, मोटर व्हीकल में ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल में लेके जाएंगे। तो अब आपके सामने इनकम स्टेटमेंट अटैम्प कर रहा हूं और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अटैम्प करूंगा। सारी चीजें देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी वर्किंग है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट। सर इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमें यहाँ पे, शो बी, राइट, इनकम स्टेटमेंट। तो शोबी की इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले रेवेन्यू। अब आप देखें, मैं एक मिनट चेक करता हूं, will this be fine? Yes, this is absolutely fine. So revenue we have over here, revenue 265,000। तो सर रेवेन्यू आ गया हमारे पास $265,000 का। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ओपनिंग इन्वेंट्री गौर से देखिएगा, तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 26,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000। ऐड करते हैं परचेजेस, नोट कीजिएगा परचेजेस की वैल्यू है हमारे पास, जो रिकॉर्डेड है हमारे पास परचेजेस 135,000, रिकॉर्डेड परचेजेस 135,000, राइट। उसके बाद ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स। तो कैरेज इनवर्ड्स हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, विच इज 3,100, 3,100 कैरेज इनवर्ड्स। लेस करेंगे रिटर्न्स, ऑब्वियसली परचेज रिटर्न्स है हमारे पास, रिटर्न्स, राइट, लेस करेंगे रिटर्न्स। तो रिटर्न्स है हमारे पास 8,200, 8,200 के रिटर्न्स है हमारे पास। लेस करेंगे अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स। ये देखें अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स, शोभी ने गुड्स निकाले थे 4,700 के, शोभी ने गुड्स निकाले थे 4,700 के, और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप नोट कीजिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है 19,500, 19,500, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है हमारे पास। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल देते हैं जल्दी से, 26,000 प्लस 135,000 प्लस 3,100 माइनस 8,200 माइनस 4,700 माइनस 19,500, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 131,700। अब इसको माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 133,300, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब हम ऐड करेंगे अदर इनकम, ऐड करेंगे अदर इनकम। तो सर अदर इनकम में दो इनकम होती है, हैं हमारे पास, इस सवाल में दो इनकम है, एक है रेंट इनकम और एक है कमीशन इनकम। ये लीजिए, एक है रेंट इनकम और एक है कमीशन इनकम, ये रहा रेंट इनकम और ये रहा कमीशन इनकम। रेंट इनकम 8,500,
14,400, तो 8,500 प्लस 14,400। नोट कीजिएगा, रेंट इनकम 8,500 एंड 14,400, 22,900। लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंसेस टॉप टू बॉटम चलेंगे, एक्सपेंसेस हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। टॉप टू बॉटम सबसे पहला एक्सपेंस जो नजर आ रहा है, वेजेस एंड सैलरीज 41,000। तो सर वेजेस एंड सैलरीज 41,000, ये हमारे पास सबसे पहला एक्सपेंस आ गया। नोट कीजिएगा, वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज के बाद जो दूसरा एक्सपेंस है वो है मोटर व्हीकल एक्सपेंस 6,800। 6,800 मोटर व्हीकल। अच्छा, मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद हमारे पास है रेंट पेबल 15,000। रेंट पेबल 15,000, ये लीजिए रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के बाद है हमारे पास बैंक इंटरेस्ट 3,000। इंटरेस्ट है हमारे पास 3,000। नोट कीजिएगा, इंटरेस्ट। ठीक हो गया। इंटरेस्ट के बाद हमारे पास है हीट लाइट एंड पावर 5050। हीट लाइट एंड पावर, that is 5050, HL and P for the short form। उसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग 9,000। एडवर्टाइजिंग 9,000। और आखिरी एक्सपेंस है हमारे पास जनरल एक्सपेंस 17,700। 17,700 जनरल एक्सपेंस। तो अब आप नोट कीजिएगा, अब हम एक्सपेंसेस को टोटल कर लें तो सर एक्सपेंसेस आ जाएंगे 41,000 प्लस 6,800 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 5,050 प्लस 9,000 प्लस 17,700। सर 97,550। तो अब हम वैल्यूज ऊपर से अच्छा ऐड नहीं किया था। 133,300 प्लस 22,900, 156,200 माइनस 97,550, 58,650 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये देखें सर, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास। अब हमसे एग्जामिनर कह रहा है एसओएफपी बना दो। चलो यहाँ पे शो बी की एसओएफपी बना देते हैं। वेरी सिंपल पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं। थ्री नॉन करंट एसेट्स आर देयर। प्रेमिसेस 120,000, प्रेमिसेस 120,000। प्रेमिसेस के बाद मोटर व्हीकल 40,000। मोटर व्हीकल 40,000 एंड देन मोटर व्हीकल के बाद है हमारे पास फिक्सचर एंड फिटिंग्स 19,000। 19,000 fixtures and fittings, fixtures and fittings। तो सर 179,000 ये हो गए हमारे नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद करंट एसेट्स। अच्छा, अब आप देखें एक चीज यहां पर मोटर व्हीकल की बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपडेट करना है। यहां पर आपके सामने अभी 40,000 लिखा हुआ है, राइट? लेकिन आप याद करो, शो भी एडिशनल मोटर व्हीकल लेकर आया था साल के दौरान। ये लिखा हुआ कुछ ऐसा,
शोभी लेकर आया था ड्यूरिंग द ईयर, मोटर व्हीकल, पर्सनल मोटर व्हीकल बिजनेस में लेकर आया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई थी, तो इसका मतलब मोटर व्हीकल में 10,000 एड ऑन करेंगे हम। तो यहां पर 40,000 प्लस 10,000, तो मोटर व्हीकल की वैल्यू हो गई हमारे पास 50,000। ये लीजिए, मोटर व्हीकल 50,000 एंड दिस विल बिकम 189,000। तो टोटल नॉन करंट एसेट्स हो गए हमारे पास 189,000। तो मूविंग ऑन, करंट एसेट्स पे चलते हैं। अब 189,000 नॉन करंट एसेट हो गया, करंट एसेट्स पे चलते हैं। तो सर करंट एसेट में हमारे पास बैंक अवेलेबल है, ट्रेड रिसीवेबल अवेलेबल है और इन्वेंट्री अवेलेबल है। सर ये हमारे पास तीन करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। गौर से देखिएगा, बैंक हमें डेबिट पे दिया हुआ था 13,350, 13,350 बैंक हमें डेबिट पे दिया हुआ था। बैंक डेबिट 13,350। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास था 23,250, 23,250, 23,250। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,500। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, 13,350 प्लस 23,250 प्लस 19,500, 56,100 प्लस 189,000, सर 245,100। ये हो गए हमारे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के बाद इसको इक्वल करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नोट कीजिएगा, इक्विटी की बात करेंगे सबसे पहले। इक्विटी, तो इक्विटी में हमारे पास आएगा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वही रहेगा, ओपनिंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो एडजस्टमेंट आ रही है शोभी की तरफ से, वो साल के शुरू में नहीं है, साल के दौरान आई है। ओपनिंग कैपिटल वुड बी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड दैट इज 120,000। 120,000 ही रहेगा ओपनिंग कैपिटल हमारा। ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास है 58,650, 58,650। फिर ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 10,000। शोभी व्हीकल लेकर आया था बिजनेस में 10,000, राइट। और लेस करेंगे ड्राइंग्स। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब यहां हम ड्राइंग्स की बात करेंगे तो सर ऑल ड्राइंग्स, ऑल ड्राइंग्स का मतलब है रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड ऑल। सारी ड्राइंग्स इधर आएंगी, वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, सारी ड्राइंग्स आएंगी हमारे पास। ये कहाँ चले गया, मैजिक हो गया ये तो, ये कहाँ चले गया, ऐसा होता तो नहीं है। चले आ जाएगा, आ गया। अच्छा आ रहा है, आपके पास आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। वाह, ओके। तो ड्राइंग्स हैं हमारे पास, ड्राइंग्स हैं हमारे पास, जो रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं हमारे पास, दैट इज 11,900, 11,900 रिकॉर्डेड है। और 4,700 के गुड्स निकाले थे शोभी ने, वो रिकॉर्डेड नहीं थे। तो टोटल हो गए 16,600, टोटल हो गए 16,600। तो नोट कीजिएगा, 11,900 प्लस 4,700, 16,600 के ड्राइंग्स हो गई। 120,000 प्लस 58,650 प्लस 10,000 माइनस 16,600, 172,050। ये हो गई इक्विटी। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन मौजूद है, बैंक लोन है। कितना है बैंक लोन, नोट कीजिएगा, वी हैव बैंक लोन 50,000।
50,000 का सर बैंक लोन अवेलेबल है। और आखिरी में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स अवेलेबल है। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। और सर ट्रेड पेबल्स कितना है हमारे पास? ये रहा ट्रेड पेबल्स 23,050। तो ट्रेड पेबल्स है 23,050। अब अगर हम इसकी टोटलिंग कर लें, 172,050 प्लस 50,000 प्लस 23,050, सर 245,100। And here we are, total equity and liabilities. तो आप देखें, we have once again balanced another question. तो ये आपके टेस्ट के आंसर्स हैं। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ। अगर कोई सवाल हो तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा। सी यू गाइज इंशाल्लाह। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज।